हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल अकाउंट्स बिल्डर। इस चैनल में हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड सारी बातें पढ़ेंगे और ये चैनल हमारे एमबीए के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, 11th के बच्चे और बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनकी बैकग्राउंड साइंस है और उन्हें अकाउंटेंसी के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में जानना है। ठीक है। तो हम लोग और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बात करते हैं कि इस चैनल में हम लोग बात करने वाले हैं कि अकाउंटेंसी होती क्या है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे स्टडी करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इन डिटेल, दैट इज हम लोग फ्रॉम बेस लेवल टू हायर लेवल हम लोग यहाँ पे सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अकाउंटिंग में भी हमें कुछ टर्म्स जानने बहुत ज़रूरी है जो हमारे अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में बात करते हैं कि कुछ इक्वेशंस होती हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो कि बेसिक बेसिक होती हैं, जो कि मैथमेटिक्स को, अर्थमेटिक को, मैथमेटिक्स को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि है ना वो बॉडमास रूल। उसी तरह से हमारे अकाउंटेंसी में भी कुछ 5 टर्म ऐसे हैं जिसे कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके बाद आप अकाउंटिंग में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये बेसिकली हमारे उन बच्चों के लिए है जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका कॉमर्स से, अकाउंटिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और वो एकदम एक लेमैन है, जीरो लेवल पे है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी के उन टर्म्स के बारे में। बेसिकली ये टर्म्स नहीं, आप ये एक तरह का लैंग्वेज है अकाउंटेंसी में। जैसे कि हम लोग इसमें ये जानेंगे इन टर्म्स में कि लोग अकाउंटेंसी में रेवेन्यू के बारे में क्या बात करते हैं, लोग अकाउंटेंसी में एक्सपेंसेस के बारे में क्या बात करते हैं, उससे क्या समझते हैं, एसेट होता क्या है, लाइबिलिटीज होता क्या है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि मैं किन टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं अकाउंटेंसी की उन 5 टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है। अगर हमें ये 5 टर्म पता है तो फिर हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। और अगर हमें ये 5 टर्म पता ही नहीं है कि रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, तो फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कभी भी अंडरस्टैंड या प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर आपको अकाउंटेंसी को सरवाइव करना है तो सबसे पहले आप ये बेसिक क्लास, ये बेसिक लेक्चर को ध्यान से सुने और आप जाने कि ये 5 टर्म, ये जो 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको हम लोग 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। रोजमर्रा की जिंदगी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हम लोग लेन देन करते हैं, मतलब हम लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे कि आप कॉलेज जाते होंगे तो आप कॉलेज जाने के लिए ऑटो, बस या कैब या बाइक जो भी कुछ करे, आपने उनको किराया देना होता है। ठीक है। ये भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है। फिर आप कॉलेज पहुंचते हैं, आप कैंटीन से कुछ खाते हैं, आप वहां भी पेमेंट करते हैं, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। फिर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको पैसे मिले, ये भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के ट्रांजैक्शन या हफ्ते भर के ट्रांजैक्शन याद रह जाते हैं। लेकिन उनका क्या, जो ट्रांजैक्शन हमने आज से 1 साल पहले किए होंगे, 6 महीने पहले किए होंगे, या पिछले महीने किए होंगे, पिछले महीने मैं कहीं घूमने गया था और वहां मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या पेमेंट्स किए, उनका क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों को रिमेम्बर, मेमोराइज करने के लिए हम लोग इसे एक जगह लिख लेते हैं। लिख करके उसके बाद हमारा फायदा ये होता है कि उससे हम लोग आगे फर्दर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं कि हमारे पास और पैसे हैं कि नहीं, इस महीने और खर्चे कर पाएंगे कि नहीं, हम लोगों को और पैसे को रोक करके रखना है या पैसे हमारे पास अभी भरपूर है, हम लोग और भी चीजें अपनी शौक पूरे कर सकते हैं।
तो बेसिकली अकाउंटिंग इज नथिंग बट इट इज द जॉटिंग डाउन या समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। हम लोग अपने सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उससे हम लोग फर्दर डिसीजन मेकिंग में अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यही आपकी अकाउंटिंग होती है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम लोग सभी एक दवाई के दुकान पे हम लोग सभी गए होंगे, फार्मास्यूटिकल स्टोर पे। तो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है दवाई के दुकान में। आप जब कभी भी दवाई परचेज करेंगे ना, आप देखेंगे एक बंदा ना रजिस्टर पे लिखते रहता है कि उसने कौन सी दवाई दी, कितने में दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो हमेशा लिखते रहेगा एक रजिस्टर पे, या आज के डेट में तो सब कुछ डिजिटल हो गया है तो कंप्यूटर पे वो लिखते रहेगा, उसी से आपको बिल जनरेट करके देगा। तो ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि वो डेली में बहुत सारी दवाइयां सेल कर रहे हैं। तो उनको याद रखने के लिए एट द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, उनके पास एक डेटा हो कि इस साल में, इस दिन को, इस महीने में हमने कितनी सेल्स की। ठीक है, तो कमिंग टू द कंक्लूजन, अकाउंटेंसी बस हमारे सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह समराइज करके लिखने को ही हम लोग बोलते हैं। सो डेफिनेशन पे अगर हम जाए तो अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing of the reporting of the transactions. Accountancy is systematic process of recording, classifying and summarizing of the transactions so that it can be helpful for decision making and compliances of the organization. Recording, classifying and summarizing of transactions which are going to help in decision making and compliances. ठीक है, and most importantly, recording, classifying and summarizing in a meaningful format so that we can generate accurate information from it for the decision making and compliances. तो ये आपका थ्योरी हो गया, ये आपका डेफिनेशन हो गया व्हाट इज अकाउंट। ठीक है, अब अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग देख रहे होंगे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये वर्ड हमने यूज किया, सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के बारे में भी जानते हैं। तो अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से फ्लो करता है, यानी जब हमें हमारी सोर्स डेटा मिले, यानी हमें हमारा ट्रांजैक्शंस मिला, जब हमें हमारा ट्रांजैक्शन मिला, ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। जब हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। जर्नल के बाद हम लोग उस डेटा को, उस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेजर। और उसके बाद हम लोग इसको समराइज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। एंड इन तीनों चीजों को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं बुक कीपिंग। ये आपका कोई भी जनरल मैनेजर या कोई भी एक नॉर्मल, सॉरी जनरल मैनेजर गलत बोला मैंने, कोई भी आपके एक ऑर्डिनरी मैनेजर, कोई भी नॉर्मल सीए, ये आपको प्रिपेयर करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन तीनों की मदद से बनाते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बैलेंस शीट, पीएनएल, फंड फ्लो, कैश फ्लो एक्सेट्रा होते हैं। ठीक है, तो इसी को बनाने के लिए सारा फंडा है हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, समझना। इसको ही बनाने के लिए हम लोग को इन सारे प्रोसेसेस से गो थ्रू होना पड़ता है, और इन सारे प्रोसेस को समझने के लिए ही आज हम लोगों ने ये लेक्चर शुरू किया है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट उन 5 टर्म्स के बारे में, उन 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमको फर्दर हमारे अकाउंटिंग प्रोसेसेस में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो अब और टाइम वेस्ट कर किए बिना हम लोग सबसे पहले अपने टर्म पे आते हैं, जो हमारा सबसे पहला टर्म है जिसको हम लोग बोलने वाले हैं एसेट। ठीक है, एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब बेसिकली, एसेट का मतलब होता है संपत्ति, है ना। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। दूसरा वर्ड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी कर्जे ले रखे हों, ठीक है, जो कर्जे ले रखे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी। इक्विटी, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में,
और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेवेन्यूज के बारे में। इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एसेट के बारे में। अब जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को बोला कि एसेट के बारे में कुछ बताओ या एसेट के एग्जाम्पल्स बताओ। तो देख, वो लोग इन सारे एग्जाम्पल्स के साथ आए। किसी ने बोला कैश, किसी ने बोला बिल्डिंग, किसी ने बोला फैक्ट्री, किसी ने बोली कार, मशीनरी, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला यूथ, ब्यूटी एंड डिग्री। ठीक है, तो ये सारे एसेट। ठीक है, तो एसेट मतलब संपत्ति। हमारे पास कैश है, पैसा, वो भी हमारी संपत्ति है। हमारे पास गाड़ी है, वो भी हमारी संपत्ति है। हमारे पास डिग्री है, ये भी मेरी संपत्ति है। ठीक है, मेरी यूथ, मेरी ब्यूटी, ये भी मेरी संपत्ति है। तो दीज आर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर्स। बट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू फाइनेंस, एसेट विथ रेफरेंस टू फाइनेंस। कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं हम। तो एसेट विथ रेफरेंस टू फाइनेंस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब एसेट विथ रेफरेंस टू फाइनेंस की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग उन संपत्ति के बारे में बात करेंगे, उन एसेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि कोई वैल्यू रखते हों, जो कि कोई वैल्यू रखते हों। जैसे कि कैश, इसकी वैल्यू आपको पता है। जैसे कि बिल्डिंग, इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं। फैक्ट्री की गाड़ी आपके कितने की है, 15 लाख की है, 20 लाख की है, 5 लाख की है, आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं। मशीनरी 50,000 का है कि 2 लाख का है। ठीक है, बिल्डिंग आपका 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, कितने का है, आपके पास कितने पैसे पड़े हैं, 10,000, 5,000, 2,000। तो आप लोग इनकी वैल्यू बता सकते हैं। बट वॉट अबाउट योर ब्यूटी, ब्यूटी। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ऊपर में जो हमारे एसेट्स लिखे हैं उनकी वैल्यू तो है, ठीक है, उसी तरह नीचे में जो एसेट्स है उनकी भी वैल्यू है। बट यहाँ पे मेन डिफरेंस ये आ रहा है कि इन वैल्यूज को हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, बट इनको हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स विथ रेफरेंस टू फाइनेंस, वी हमें अपने दिमाग में इस बात को रख लेना है कि एसेट ऑर्गेनाइजेशन की वो संपत्ति होगी जिसकी वैल्यू आप मेजर कर सकते हो, जिसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एसेट के डेफिनेशन पे अगर आते हैं तो एसेट जो होता है, एसेट ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी चीजें होती है जिनका कोई वैल्यू हो और वो वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वेयर वैल्यूज आर रिलायबली एंड रीजनेबली मेजर्ड and these asset must be owned and controlled by the company। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इस पे या तो ओनरशिप होना चाहिए या उन्होंने लीज वीज पर ले रखे हो। ठीक है, तो एसेट कंपनी के वो सारे चीजें होते हैं जिनका कोई वैल्यू हो। ठीक है, जिनका कोई वैल्यू हो और उन वैल्यूज को आप मेजर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एसेट कंपनी द्वारा ओन्ड किए गए हों या उनकी कंट्रोल में हो। ठीक है, अब एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है कि यहां तक तो हम लोग समझ गए कि एसेट क्या है, बट ये जो एसेट है वो एक रिजल्ट है आपके पास ट्रांजैक्शंस के। मतलब कि मान लो कि आपने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड किया। ठीक है, जैसे कि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने उनको सर्विस प्रोवाइड किया तो उन्होंने मंथ के एंड में मुझे मेरी सैलरी प्रोवाइड की। ठीक है, तो ये जो एसेट क्रिएट हुआ ये मेरे पास्ट ट्रांजैक्शन, मेरे पास्ट सर्विसेज की वजह से मुझे मिला। ठीक है, तो ये एसेट मैंने कैसे क्रिएट किया, पास्ट में बच्चों को पढ़ा करके, टीचिंग दे करके, कॉलेज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर करके। ठीक है, तो एसेट आर the stuff of the company which has reliable or reasonable values and they are owned and controlled by the company and created from the past transactions
एंड दे आर गोइंग टू गिव यू फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट्स। जैसे कि वो सैलरी अब मुझे मिला, तो अब मैं उस सैलरी से अपने आगे के खर्चे पूरे कर पाऊंगा, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करा पाऊंगा, वाईफाई रिचार्ज करा पाऊंगा, है ना। तो ये होता है मेरे एसेट का डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के टर्म। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं याद रखना, आपके दिमाग में जब कभी भी आए एसेट, तो एसेट जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए बस एक ही लाइन, वैल्यू, ओन, कंट्रोल, दैट्स इट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी चीजें जिनकी वैल्यू आप मेजर कर सकते हो, और वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन की जानी चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन का उस पर कंट्रोल होना चाहिए, दैट्स इट। बस इतना ही होता है एसेट। अब एसेट की एग्जांपल्स में अगर हम आए, तो एग्जांपल के लिए कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, पीपी यानी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका एसेट होता है। अब एसेट का काउंटर पार्ट हम लोग देख लेते हैं। एसेट का काउंटर पार्ट होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब आपने किन से कर्जे ले रखे हैं, मतलब ओ। लाइबिलिटी का मतलब ओ, मतलब आपको किसी को कुछ चुकाना है, मतलब आपके ऊपर कोई ऋण है, कोई कर्ज है, ये होता है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़े हुए कर्जे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को किसी को इन फ्यूचर कुछ पे बैक करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस है जिसको इन फ्यूचर उसे पे बैक करना है। बस यही होता है आपका लाइबिलिटी, दैट्स इट। बस यही है आपका लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे हैव टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। जैसे कि मैं वही सेम एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैंने 1 महीने पढ़ा दी, तो अब कॉलेज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन हो गया है कि उन्होंने मेरे से जो सर्विस ले रखी है, यानी पास्ट इवेंट, यानी मेरी सर्विस जो मैंने पिछले 1 महीने से दे रखी है उनको, तो अब और कॉलेज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन हो गया है कि उसके बदले में वो मुझे कुछ इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करे, मतलब मेरी सैलरी वो मुझे दे। ठीक है, मेरी सैलरी वो मुझे दे। तो यही होता है लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी का मतलब टू ओ समवन समथिंग। ठीक है, मुझे किसी को कुछ चुकाना है, ये होता है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज आर द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स ऑन द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जैसे कि कॉलेज का जो एसेट हुआ, मतलब कॉलेज के पास जो पैसा हुआ, उसमें से मेरा एक क्लेम है कि भाई मैंने आपके कॉलेज में 1 महीना पढ़ाया है, उसका सैलरी मुझे दे दो। तो वो मेरा क्लेम है, मेरी सैलरी का क्लेम है कॉलेज के एसेट पे। ठीक है, तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के एसेट पे जब आउटसाइडर्स का क्लेम होता है उसे हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल में अकाउंट रिसीवेबल्स का काउंटर, अकाउंट पेबल्स, सैलरी, वेजेस, बैंक लोन एक्सेट्रा। नाउ आफ्टर अब लाइबिलिटीज को जानने के बाद अब बारी है इक्विटी की। आवर थर्ड एलिमेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज इक्विटी। ठीक है, इक्विटी को अगर हिंदी में जानना चाहें तो इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। ठीक है, इक्विटी समझने के पहले हम लोग एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ठीक है, मेरे पास घर है मेरा। ठीक है, मेरा घर है मेरे पास। ठीक है, अब इस घर की जो वैल्यू है, इस घर का जो वैल्यूएशन है वो है 3 करोड़। ठीक है, इस घर का वैल्यूएशन है 3 करोड़। ठीक है, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मेरा घर बहुत बड़ा ये वो, बस जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आई हैव अ हाउस जिसकी वैल्यूएशन है 3 करोड़। ठीक है, तो जैसे कि हमने एसेट का डेफिनेशन पढ़ा था कि हमारी कोई भी संपत्ति जिसकी वैल्यू हम मेजर कर सके, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट। तो
ये जो घर हुआ मेरा, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एसेट हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने कुछ लोन ले रखा है, मैंने कुछ लोन ले रखा है जिसका वैल्यू है 2 करोड़ रुपया। मतलब ये जो 2 करोड़ रुपीस है, ये जो 2 करोड़ लोन है, मुझे इन फ्यूचर किसी को चुकाना है, मुझे इन फ्यूचर ये किसी को चुकाना है। तो दिस इज माय मॉर्टगेज, या यू कैन से दिस इज माय लायबिलिटीज। ठीक है, तो मेरे पास एसेट है जिसकी वैल्यूएशन है 3 करोड़, और मेरे पास लाइबिलिटी है जिसका वैल्यूएशन है 2 करोड़। ठीक है, तो अगर मैं हाइपोथेटिकली एक फ्री रेडिकल की तरह अगर ये मान के चलूं, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, बट ये मानता हूं कि अगर मैंने अपने हाउस को बेच दिया, अगर मैंने अपने हाउस को सेल ऑफ कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा कैश 3 करोड़ रुपया, कैश बचेगा 3 करोड़, यानी मेरा एसेट बनेगा 3 करोड़ रुपए का अगर मैंने उसको बेच दिया तो। ठीक है, अब मेरे पास लोन कितना है, 2 करोड़, और मैंने लाइबिलिटी के डिफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स ऑन दी टोटल एसेट, यानी इस 3 करोड़ में इस आउटसाइडर का, जिससे मैंने लोन ले रखा है 2 करोड़ का, उसका क्लेम होगा। यानी 3 करोड़ में से ये 2 करोड़ तो लाइबिलिटी के हो गए, तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 1 करोड़ रुपया, क्योंकि इस 3 करोड़ में से 2 करोड़ तो मेरा उधार का है, इस 3 करोड़ में से 2 करोड़ तो मेरे उधार के, तो मेरा उसमें कितना पैसा बचा, तो मेरा बचा 1 करोड़ रुपए। तो ये जो 1 करोड़ रुपया मेरे पास जो बचता है ना, इफ आई विल सेल ऑफ माई हाउस एंड आई विल पे ऑफ ऑल माई लोन्स, तो मेरे पास ये जो पैसा बचा ना, यही कहलाता इक्विटी। यानी मेरे एसेट में मेरी हिस्सेदारी कितनी थी, मेरे एसेट में मेरी हिस्सेदारी कितनी है, यानी कंपनी के एसेट में उसके शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी कितनी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी। एज सिंपल एज दैट। तो इक्विटी कुछ नहीं, जब हम अपने एसेट्स को सेल ऑफ कर करके उसके बाद अपने सारे लोन्स, अपनी सारी लाइबिलिटीज को चुका देते हैं, तो जो अमाउंट, जो एसेट हमारे पास बचता है, वही कहलाता है हमारा इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। मतलब कि एसेट क्या हुआ, वैल्यू, लाइबिलिटी क्या हुआ, ओइंग, तो इक्विटी क्या हुआ, वैल्यूज में से ओस, यानी आपको जिसको जो कुछ चुकाना है वो चुका दो, उसके बाद जो आपका बचा वो आपकी हिस्सेदारी होगी, आपकी एसेट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इक्विटी। इक्विटी इज नथिंग बट इक्विटी इज द डिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज फ्रॉम योर टोटल एसेट, दिस इज नोन एज योर शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, इफ द कंपनी सेल ऑफ ऑल इट्स एसेट्स एंड पेज ऑफ ऑल इट्स डेट्स, द मनी कंपनी इज लेफ्ट विथ इज नोन एज शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये हुआ आपका इक्विटी का डेफिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने इक्विटी से एक स्कोरबोर्ड, एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि जब एसेट में से हम अपनी सारी लाइबिलिटीज को चुका देते हैं, वो कहलाता हमारा शेयर होल्डर इक्विटी। अगर इस लाइबिलिटी को हम इधर ले आए, यानी एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी कर दें, ये हमारे फिनेंस का एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमारे अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन पर बोलते हैं। आगे जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हमारा बैलेंस शीट कुछ नहीं, बस यही है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, यही आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आप एक तरफ लाइबिलिटी और कैपिटल लिखते हैं और एक तरफ एसेट लिखते हैं, या लाइबिलिटी या इक्विटीज लिखते हैं और एक तरफ एसेट लिखते हैं, और इसी के बाद आप इसको एट द एंड बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, यही होता है आपका बैलेंस शीट इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन।
ठीक है। अब इसमें एक वर्ड मैंने अभी बोला, कैपिटल या इक्विटी, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज कर लिया, कैपिटल या इक्विटी। तो कैपिटल और इक्विटी जो है ना वो कोई अलग अलग चीज नहीं है, दे बोथ आर सेम। कैपिटल हम लोग तब बोलते हैं जब हम लोग सोल्स प्रोप्राइटरी या कोई ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जहां पे हमारे फ्यू ओनर्स फ्यू पार्टनर्स हैं, तो अब हम लोग कैपिटल वर्ड का यूज करेंगे। बट हम यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, मतलब नंबर ऑफ ओनर्स है, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड करोड्स ऑफ ओनर्स, तो इसको हम लोग इक्विटी बोलेंगे। ठीक है। तो यहां पे आपका इक्विटी का थियोरेटिकल पार्ट है कि इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द टोटल एसेट ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज। इक्विटी इज द क्लेम ऑफ ओनर। ओनर के बारे में हमने बात किया ना कि हमने एसेट 3 करोड़ के थे, उसमें से 2 करोड़ लाइबिलिटी चुकाई, तो जो हमारे पास पैसा बचा ये होता है ओनर का पैसा, यानी क्लेम ऑफ ओनर। ठीक है। इसकी एग्जांपल है कॉमन शेयर एंड रिटेन अर्निंग, जिसके बारे में हम लोग फर्दर क्लासेस में, फर्दर लेक्चर्स में, जिसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये हुआ यहां तक आपका इक्विटी। अब ये 3 टर्म पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक अच्छा खासा आपके दिमाग में ये उतार दिया है, एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया है कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। और मैं श्योर हूं कि आप सारे लोगों को ये तीनों टर्म्स अब बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई एम ओवरवेल्ड, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मिठाई चलेगी इस बार। चलिए मजाक दूर, अब हम लोग चौथे टर्म की तरफ अपने आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, यानी अर्निंग, मतलब कमाना। ठीक है, कंपनी कमा क्या रही है, ठीक है, दैट्स नोन एज रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू जो होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे कंपनी का डे टू डे अर्निंग है फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज, फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई भी कंपनी आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है या गुड्स या सर्विसेज को सेल करती है, तब उसके बदले में जो इनकम उनको जनरेट होता है दैट इज नोन एज योर रेवेन्यू। जब कोई भी कंपनी कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बेचती है तो उसके बदले में जो अर्निंग उन्हें होती है, उसके बदले में जो पैसे उन्हें मिलते हैं वो कहलाता है रेवेन्यू। और ये रेवेन्यू जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर एनी कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन को पता करने के लिए हमारा रेवेन्यू जो होता है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू कुछ नहीं, जब कभी भी कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचती है उसके बदले में जो पैसा कमाती है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। दैट्स इट, अर्निंग, कमाना, कमाना इज रेवेन्यू। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट, लागत। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल हम किसी कॉलेज में मैं कॉलेज में पढ़ाता ही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम, बट हम अपने कॉलेज के बारे में ही बात करते हैं। अब कोई भी कॉलेज जब वो कॉलेज फुल्ली फंक्शनल है तो उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि एसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो यूटिलिटी एक्सपेंस में आएगा, यूटिलिटीज खर्चे। फिर उसके बाद जो कॉरिडोर में हम लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, जो पार्क में हम लोग घूमते हैं, जो प्लेग्राउंड में हम लोग खेलते हैं, उनके मेंटेनेंस के खर्चे यानी मेंटेनेंस एक्सपेंस। अब कोई चीज टूट गया, कोई गमला ही टूट गया, कोई दीवार के रंग खराब हो गया, यानी रिपेयरिंग एक्सपेंसेस। उसके अलावा हम लोग जो टीचर जो उस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आई लव माई जॉब, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी, बट उसके बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकूं। तो उसके बदले में जो कॉलेज हमें सैलरीज देती हैं दैट आर एक्सपेंसेस ऑफ द कॉलेजेस। तो ये जो सारे खर्चे हुए, मतलब इन खर्चों के बिना आपका कॉलेज चल नहीं पाएगा। तो
ये खर्चे जो एक कॉलेज को फुल्ली फंक्शनल बनाने में हेल्प करते हैं, ये आपके कॉलेज के एक्सपेंसेस हुए। तो उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के पीछे बहुत सारे खर्चे होते हैं। उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनके टेलीफोन बिल, उनके लॉजिस्टिक्स के बिल, वो अगर रेंटेड प्लेस पे है तो उसका रेंट, उसकी स्टाफ की सैलरी एंड वेजेस। तो ये सारे खर्चों के बिना भी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के पीछे के जो खर्चे होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस की मजे की बात ये है कि ये आपके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस इसलिए किए जाते हैं, आपके ऑपरेशंस के पीछे ये खर्चे इसलिए किए जाते हैं ताकि आप रेवेन्यू जनरेट कर पाए। जैसे कि कॉलेज अगर वो सारे खर्चों को नहीं उठाएगा, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, सैलरीज वाले खर्चे अगर नहीं उठा पाएगा तो वहां कोई बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। पढ़ने नहीं आएंगे तो फीस नहीं देंगे, फीस नहीं देंगे तो कॉलेज का रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाएगा। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की हम लोग जब बात करते हैं तो कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं चुका पाएगा तो इन फ्यूचर जाकर के कंपनी बंद हो जाएगा। कंपनी बंद हो जाएगा तो वो अपना रेवेन्यू जनरेट कैसे करेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को रन करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी कुछ खर्चे लगाने पड़ते हैं और वही खर्च कहलाते हैं आपके एक्सपेंसेस। और इन एक्सपेंसेस के कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होते। अब ये मत बोलिएगा कि एक्सपेंसेस अभी फ्यूचर ना है। ये जो पैसे आपने लगा दिए अब वो चले गए आपके पास से, उससे बेनिफिट नहीं आने वाले हैं। बेनिफिट किससे आएंगे? उस पैसे से आपने कंपनी को रन किया, कंपनी के ऑपरेशंस रन किए, यानी आपने गुड्स और सर्विसेज बनाए। अब आप उसको जब सेल करेंगे तब आपको उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे आपको इनकम जनरेट होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सपेंस। तो यहाँ पे एक और स्कोर बोर्ड है हमारे पास। अगर हम लोग अपने इनफ्लो ऑफ कैश से, यानी रेवेन्यू से अपने आउटफ्लो ऑफ कैश को माइनस करेंगे तो जो पैसा हमारे पास बचेगा वो हमारा नेट इनकम कहलाएगा। यानी जो हमने कमाया और जो हमने खर्चे किए, अगर उन दोनों को हम लोग हमारी कमाई में से हमारे खर्चे को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो पैसा हमारे पास बचता है वो कहलाता है हमारा नेट इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने पांचों एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात किया अपने पांचों एलिमेंट्स में से एसेट के बारे में। एसेट वो चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की जिस पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल या ओनरशिप होता है, उनकी वैल्यू होती है और वो वैल्यू मेजरेबल होती है और इन फ्यूचर हम उनसे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने वाले हैं। यानी एसेट का मतलब वैल्यू, स्टफ ऑफ वैल्यू। उसके बाद हमने बात की लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब ओइंग, मतलब हमें किसी को कुछ चुकाना है, इन फ्यूचर हमें किसी को कुछ देना है, या फिर क्लेम ऑफ आउटसाइडर ऑन योर टोटल एसेट, ये होती है आपकी लाइबिलिटीज। उसके बाद बात की हमने हिस्सेदारी, इक्विटी के बारे में। इक्विटी कुछ नहीं, जब आप अपने एसेट्स को सेल ऑफ कर दो, अपने लाइबिलिटीज को चुका दो तो जो पैसे आपके पास बचे वो आपकी इक्विटी, यानी क्लेम ऑफ ओनर्स ऑन द टोटल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने बात की आपके रेवेन्यूज के बारे में। रेवेन्यू जब ऑपरेटिंग, जब कंपनी ऑपरेशंस का परफॉर्म करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती है, उसके बदले में जो पैसा आता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं, मतलब टू अर्न। और उसके बाद हमने बात की एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के पीछे भी कुछ खर्चे होते हैं, उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये सेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ये 5 एलिमेंट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। जो 5 टर्म आपको जानना बहुत जरूरी था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो
तो नाउ आई एम हैप्पी कि अब हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन की बात करेंगे तो मुझे ये 5 टर्म आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, आप खुद से आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि कौन आपका एसेट है, क्या आपकी लाइबिलिटीज है, क्या आपका इक्विटी है, क्या रेवेन्यू है और क्या आपके एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये सेशन मैंने क्यों लिया, ये 5 टर्म्स मैंने क्यों बताया, आप ऑटोमेटिकली आगे जब प्रिपेयर करोगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप समझ जाएंगे कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं, आप इस एंड तक हमारे लेक्चर को देखा है, तो प्लीज हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है आपके पास, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बिल्डर में जा करके देख सकते हैं। सो टिल देन इंजॉय करें, खूब पढ़ें, खूब अपने नॉलेज को बढ़ाएं और ये लेक्चर के बारे में आप लोग की जो भी राय है आप हमें फीडबैक सेक्शन में भी बता सकते हैं। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड enjoy.